नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडुग्रो। कल की वीडियो में हमने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया था, उसका भी सेकंड चैप्टर क्लास 6 ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इस चैप्टर को शुरू कर दिया था और उस वक्त थोड़ा सा इंट्रो रखा था ताकि इस चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्ट बिल्ड हो। आज पूरी कोशिश है कि इस चैप्टर की शुरुआत को इस चैप्टर के उस इतिहास से, यानी जहाँ पे अर्थ के बारे में बताया जाता है वहाँ से शुरू करेंगे। अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ पे जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये क्या है, अर्थ अपने अक्ष पे कितना टिल्ड है और क्यों टिल्ड है, ऐसे बहुत से प्रश्न जो है उठते हैं। इस चैप्टर को बिल्डअप देने के लिए वहाँ से शुरू करेंगे। अक्सर हमारे जहन में एक सवाल आता है कि धरती गोल होती है। हमने कई बार सुना भी है और चीज़ों को देखा और जाना भी है। एज अ बिगिनर जब शुरुआत करते हैं, जब चीज़ों को जानने की शुरुआत करते हैं तो हम अक्सर यही मान बैठते हैं कि धरती तो प्राय गोल ही होती है और गोल ही होगी। और उससे भी पहले यदि जाएं तो सदियों पहले तो लोगों में ये भी विश्वास था कि धरती फ्लैटन है, बॉक्स है, डब्बा है। यहाँ पे सीधे सीधे देखो तो आपको फ्लैट ही नजर आता है ना। लेकिन बहुत से बच्चे, जैसे हम अपने बचपन की बात करें, जब बचपन में हमने धरती के आकार को लेकर खुद से जब प्रश्न किए थे, जब कोई किताब भी नहीं पढ़ी थी, जब किसी लेखक को या किसी बड़े बड़े इतिहासकारों को नहीं पढ़ा था, ठीक है, ज्योग्राफी क्या होती है नहीं जाना था, तब हमने देखा कि छत से खड़े होकर जब पृथ्वी को बिल्कुल सीध में देखा जाता है तो सीध में देखते हुए अपनी नजरों से जो आकृति बनती है वो कुछ ऐसी बनती है कि अगर आप अपनी बिल्डिंग के टेरेस पे एकदम छत पे खड़े हैं, आप यदि यहाँ पर हैं और आप अपनी नजरों से सीधे देखने का प्रयास करते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी नजरें एकदम धरती के छोर तक जाती है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है। और ये ऊपर का बादल कुछ इस तरह धरती में समाता हुआ महसूस होता है, जैसे आगे चल के और ये बादल नीचे की तरफ चला गया। तो हमारे लिए कल्पना, दोहरी कल्पना बनती थी। एक कल्पना यह कहती है कि धरती सीधे सीधे जा रही थी तो यानी फ्लैटेंड थी, और क्योंकि ये पूरा आकाश धरती के छोर पे कहीं जाकर मिल रहा होगा तो ये हमारे लिए धरती होती और ये आकाश होता। तो हमें ये लगता कि जो धरती है और ये मान लेते हैं बिल्डिंग, ठीक है, और ये रहे आप, और ये है देखा गया दृश्य। आपने जो दृश्य देखा उसके अनुसार धरती और आकाश आपस में मिल गए। तो आपका एक नजरिया कहता है कि धरती सीधी है, फ्लैटन है, और वही एक नजरिया कहता है कि अगर आकाश वहां मिल गया तो ये मानते थे कि धरती और आकाश एक पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं, यानी अगर हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएं तो आकाश को छू सकते हैं। ऐसी कल्पना, ऐसी कपोल कल्पित कल्पनाएं बचपन में हुआ करती थी। लेकिन आइए इसको वास्तविकता के तौर पर समझते हैं। धरती गोल है, ठीक है, पर क्या सही मायने में ये प्रॉपर एक गोलाकार शेप में है? तो अगर धरती पे मौजूद गड्ढे, धरती पे मौजूद पहाड़ और धरती पे मौजूद ये समुद्र, ये सागर, यदि इनसे बन रही आकृतियों को देखा जाए तो धरती गोल नहीं, कुछ अलग ही अंदाज में दिखाई देगी। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि वास्तविक धरती तो इस आकार की है, जरा देखिए, तो आप क्या कहेंगे कि यही वास्तविक धरती है, ऐसी उबड़ खाबड़ और ऊट-पटांग दृश्य वाली? तो हाँ, ये भी एक सच्चाई है कि वास्तविक धरती कुछ ऐसी ही दिखती है, जहां पे ये कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र, आप पहाड़ कह सकते हो कि धरती के कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे पहाड़ पाए जाते हैं। तो अगर पहाड़ होंगे तो वो ऊंचाई पर होंगे, ठीक है। फिर कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो नीचे हैं, गर्त में हैं, ठीक है, यानी ये गहराई है, ये धरती की गहराई हो सकती है, और ये गहराई कितनी भी गहरी हो सकती है। समुद्र कितने गहरे हैं आप अंदाजा लगा लो। फिर कुछ हो सकते हैं जो इसमें
पहाड़ से भी छोटे हों, यानी पठार के आकार के हों, यानी इसे प्लेट्यू बोलते हैं, है ना। ये माउंटेन, और ये डीपनेस हो सकती है, गहराई हो सकती है। अब ये जो मैंने ऊपर लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन एवरेज लेती है, यानी कि ना ज्यादा गहरा और ना ही ज्यादा ऊंचा, यानी मध्यम मध्यम। इसी मध्यम मध्यम क्षेत्र को मिला करके हमारा पानी का क्षेत्र इसको घेर लेता है, और एक सही अनुपात में घेरता है, जिसमें कि ऊपर से दबाव और नीचे से भी दबाव है, दबा हुआ है, यानी फ्लैटन है, और बाकी जगहों से ये चौड़ाई पर आ जाता है। अब यहाँ से हमें एक नई अवधारणा देखने को मिलती है कि एग्जैक्ट धरती अर्थ ऐसी गोल नहीं है। सबसे पहली तो ये भ्रम उतार दो कि धरती एग्जैक्ट गोल दिखती है, वो उसकी शेप अच्छी दिखे। हर चीज हमें अच्छी ही देखनी पसंद है, नजरों में अच्छी ही चीजें लुभाती भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बनाते हैं दिल कुछ इस प्रकार से, बट सही मायने में दिल ऐसा तो बनता ही नहीं है, लाइक कुछ ऐसी उटपटांग सी शेप होती है उसकी। तो ये गोल अर्थ तो है नहीं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी दिखती है, और ना ही हमारे विचार अनुसार धरती आसमान एक हो जाएंगे, या हम अलग थे और उतनी ही डिस्टेंस पर रहेंगे भी। लेकिन अगर धरती देखी जाए तो वास्तविक ऐसी होती है, जहाँ पे ये अपने ध्रुवों पर, अपने पोल पर चपटी हुई और अपने इक्वेटर से थोड़ी चौड़ी होती है। ठीक है, तो ये तो है धरती का प्रकार। यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया कि धरती गोल नहीं है। तो अगर ये गोल है, जो कि गोल नहीं है, तो एक्चुअल में फिर ये ऐसी शेप की है, तो इस शेप का क्या नाम है? तो इस शेप का जो नामकरण किया गया वह है जियोइड। जियोइड का मतलब होता है भू आभ। भू माने धरती, आभ माने आकार। तो आभा रूप, तो धरती का सा रूप, यानी धरती का के इस रूप को, क्योंकि ऐसी कोई आकृति नहीं निकाल सकते, तो ऐसी आकृति स्पेशल धरती की है, तो धरती का सा रूप बता दिया इसको, यानी जियोइड बोला गया कि इसकी शेप जियोइड है। तो यहाँ से एक डाउट क्लियर हो जाता है कि धरती का आकार कैसा है। तो धरती का आकार पूरा गोल नहीं है, धरती जियोइड यानी भू आभ है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो ये है अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अच्छा, इससे पहले कल जो टॉपिक है, टॉपिक टू टॉपिक चीजों को समझेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने बात की ग्लोब की, चैप्टर ही शुरुआत ऐसे होता है ना, ग्लोब। तो ग्लोब है क्या, ये समझते हैं। कल पढ़ा था कि पॉकेट साइज के भी होते हैं, ये बहुत जाइंट साइज के भी होते हैं, ठीक है। ये बैलून टाइप भी होते हैं, आप फुलाओ और पॉकेट में रख सकते हो इनको, तो पॉकेट साइज हो गए। ये एक तरीके से प्रतिरूप है धरती का, क्योंकि हमें जब कोई चीज जाननी होती है, समझना होता है, अध्ययन करना होता है धरती के बारे में, तो धरती का सा ही एक रूप हमने अपने लिए बना लिया है, अपने समझ के लिए। एग्जैक्ट हमने उतना ही रेशियो रखा है, बस साइज छोटा रखा है। लगभग हमने वही रेशियो अचीव करने की कोशिश की है। अगर धरती किसी खास रेशियो में, इंडिया धरती पर किसी खास रेशियो में आता है, तो वो रेशियो हमने उस ग्लोब में भी अपनाया है, चाहे वो ग्लोब फिर चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, रेशियो अनुपात एक ही है सब में। उसी अनुपात की वजह से वो धरती का एक निश्चित आकार बन जाता है हर ग्लोब के अकॉर्डिंग। तो ग्लोब एक तरीके से धरती का प्रतिरूप है, इतना भर समझ लो। इसके बाद ग्लोब के बाद बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस माने अक्ष। तो ये शब्द तो कई बार सुना होगा कि धरती अपने ही अक्ष पर घूमती है, ठीक है, अपने ही अक्ष पर घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती है ना। यानी अपने ही एक्सिस पर वह रोटेट करती है और सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्यूट भी करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है। तो दो प्रकार के हो गए, परिभ्रमण और परिक्रमण, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो अपने ही एक्सिस पर, अब एक्सिस समझो ये होता क्या है, एग्जैक्ट जियोइड नहीं बना पाएंगे, और
सीधी सी बात। तो अगर ये अर्थ है, मान लेते हैं ये एक सन है, ठीक है, और ये है अर्थ, तो अर्थ क्या करती है, तो अर्थ परिभ्रमण भी करती है और परिक्रमण भी करती है। परिक्रमण यानी कि रिवॉल्यूशन करती है सूरज के चारों ओर, तो ऐसे हम बोलेंगे रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। और परिभ्रमण यानी अपने ही एक्सेस पर वह घूमती भी रहती है, अपने ही एक्सेस पे वह घूमती भी रहती है। तो यहां से अभी एक्सेस क्या है, एक्सेस है क्या, एक्सेस है कि अपने ही अक्ष पर वह घूमती है, यानी कि अपने ही एक पॉइंट जहां पर वो कह सकते हो स्टेबल है, एक जगह पे रुकी हुई है, वहीं पर वह घूमती भी रहती है। तो अब ये अक्ष जो है यानी कि एक्सेस जो है ये होना चाहिए, जैसे कि अगर हम ये मार्कर को अगर अर्थ मान ले तो इसका ये ऊपर वाला सिरा और ये नीचे वाला सिरा को अगर ऐसे पकड़ लिया जाए सीधा, और ये बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे गोल 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 अपने ही पॉइंट पे घूमता रहे, रोटेट करता रहे, तो हम इसको बोलेंगे एक्सेस, कि ये इसका एक्सेस पॉइंट हो गया, ऊपर और नीचे इसका एक्सेस पॉइंट हो गया, नॉर्थ और साउथ पोल इसका एक्सेस पॉइंट हो गया, यानी कि यहीं पर कंट्रोल्ड है और कंट्रोल और सुटेबल वे में स्टेबिलिटी के साथ यहीं पे रोटेट है ना, रोटेट किए जा रही है, घूमे जा रही है। और इसी के साथ अब वो एक अक्ष पे यानी कि एक ही कक्षा में सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगा दे रही है और अपने ही अक्ष पे घूम भी ले रही है, ठीक है ना। इसका एक रिवॉल्यूशन पाथ भी है और अपने ही एक्सिस पे वह घूमती भी है। अब ये जो अक्ष है, जैसे कि यहाँ पर इस कंडीशन में अक्ष इसका सीधा है, पर धरती का अक्ष थोड़ा सा टिल्ड है, थोड़ा सा तिरछा है। अब सवाल आता है धरती का अक्ष ऐसे थोड़ा सा तिरछा कैसे हो गया, तिरछा कैसे हो गया, और अर्थ घूमती किस दिशा में है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप देखते हो कि सूरज जो है वो पूरब से पश्चिम में आता है, यानी कि ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में सन सेट होता है। अब पूरब से उगता है, पश्चिम में ढलता है, तो धरती क्या ऐसे ही घूमती है कि पूर्व से घूमती है और पश्चिम की तरफ, यानी कि तो जब सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में ढलता है तो क्या धरती भी इसी डायरेक्शन में घूमती होगी क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सूरज तो स्टेबल है, वो तो ना तो उगेगा और ना ही ढलेगा, सूरज तो एक ही जगह पे रुका हुआ है। हाँ, लेकिन इस थ्योरी को अगर और आगे आप जानोगे तो आपको इस बात की सच्चाई पता चलेगी कि सूरज भी स्टेबल नहीं है, सूरज भी इस गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है अपने सभी ग्रहों के साथ, सभी ग्रह और उनके उपग्रहों के साथ। फिर से बोलता हूँ, सूरज अपने सभी ग्रह और उपग्रह यानी अपने पूरे सौर परिवार के साथ साथ कंप्लीट चक्कर लगा रहा है इस गैलेक्सी के। तो ये इंपॉर्टेंट है, सूरज भी स्टेबल नहीं है, वह भी चक्कर लगा रहा है, वह भी क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है अपनी इस गैलेक्सी के। और इस गैलेक्सी का नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। इसे दुग्ध मेखला भी बोलते हैं कहीं कहीं, क्योंकि ये एकदम सफ़ेद सफ़ेद गंगा की नदी की तरह, एक दूध की तरह एक लाइन नजर आती है, इसलिए इसे मंदाकिनी भी बोलते हैं, दुग्ध मेखला। लेकिन अभी हम सन पे नहीं आ रहे, अभी हम अपनी अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अर्थ जो है वो घूमती है सन के अराउंड, और किस डायरेक्शन में घूमती है, जिस वजह से हमें सन ईस्ट टू वेस्ट राइज एंड सेट होता हुआ दिखाई देता है। तो अर्थ जो है ऑपोजिट घूमती है, यानी कि वह वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ना, पश्चिम से पूर्व की दिशाओं में घूमती है। तो अर्थ पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इस वजह से मान लो ये इस डायरेक्शन में घूम रही है और हमारा इंडिया अभी इधर है, इस डायरेक्शन में छिपा हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या, जब
ये घूमते घूमते सन की तरफ फेस करेगा तो सन इधर से राइज होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर इंडिया इधर है अर्थ पे और सन इधर है, तो जब अर्थ घूम रही होगी उल्ट इस दिशा में, यानी कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही होगी, तो ये इंडिया, अब अर्थ इस तरफ है और ये मेरा वाला हैंड बना देते हैं सन। अगर इंडिया ऐसे, अर्थ ऐसे है और इंडिया इस साइड है, तो अभी रोशनी तो अभी पूरी पड़ी नहीं है सूरज की। अब जैसे ही ये इंडिया ऐसे घूम घूम करके आगे आएगा, यानी कि सन, ये मेरा हैंड, ये सन और ये सूरज की दिशा में आ चुकी है अब इंडिया, तो ये सामने फ्रंट फेस हो गया। अब ये इधर से आ रहा था तो सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ी, अभी और आगे आया तो सूरज की रोशनी थोड़ी और आगे पड़ी, अब और आगे आया तो और आगे पड़ी। अब इंडिया जैसे ही इस साइड की तरफ मूव करेगा, धरती घूमेगी इस साइड, तो सूरज अब जाता हुआ नजर आएगा। तो एक्चुअल में ऐसे होता है। तो सूरज इधर से आता हुआ महसूस होता है, यानी कि पूर्व से आता हुआ महसूस होता है और पश्चिम में जाता हुआ महसूस होता है। इसका कारण है क्योंकि अर्थ जो है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में अपने ही अक्ष पे घूम रही होती है। तो इसको इंडिया मान लेते हैं और ये अर्थ ऐसे अगर घूम रही है तो इस तरीके से घूमती है। तो यहाँ से क्लियरिटी मिल चुकी है कि जो अर्थ जो है वो जो अपने अक्ष पे घूमती है वो कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट वह परिभ्रमण या रोटेट करती है और परिक्रमा तो सूरज की लगाती ही है वो। तो यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया, एक्सिस। फिर हमने पढ़ा था इक्वेटर के बारे में, है ना। यहीं से हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की जानकारी मिलेगी। फिर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर देखेंगे। इसे पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं। अब जो अर्थ है इसको यदि दो भागों में काट दिया जाए, जैसे कोई भी बॉल है तो उसका एक ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा, जैसे ये एक बॉल की शेप है, इसके यहाँ बीचों बीच जो लाइन बनी है, ये जो लाइन है इसे इक्वेटर बोलेंगे। यानी इसकी वजह से जो पूरी बॉल है इसको हमने दो शेप में अलग किया हुआ है। ये ऊपर वाली शेप पूरी की पूरी अगर हटा दे तो नीचे वाली शेप के इक्विवेलेंट है, यानी कि वो नीचे वाली शेप को पूरा ढक लेगी। दोनों नीचे वाली और ऊपर वाली दोनों शेप कैसी होंगी, बराबर बराबर रूप से कटी होंगी, अलग हुई होंगी। तो ये ऊपर वाली शेप अलग और नीचे वाली शेप अलग। तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या फिर हम इसको बोलते हैं अर्धगोला, है ना, यानी कि हेमिस्फेयर। और कैसा, नदर्न हेमिस्फेयर, और इस नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। तो इस तरीके से इसके दो पार्ट बन जाते हैं, एक है अपना नॉर्थ और दूसरा है साउथ। नॉर्थ गोलाकार और साउथ गोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार मतलब आधा, अर्धगोलाकार हेमिस्फेयर। और यहीं पर अगर हम देखें अपने पोल की, अपने अक्ष की, तो वो हमें यहाँ पे दिखेगा, ये बन जाएगा नॉर्थ पोल और इसके नीचे वाला बन जाएगा साउथ पोल। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या है, पोल है। ठीक है, अक्ष है, एक्सिस पॉइंट है यहाँ से, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, और जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी कैसी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी चुंबकीय। जो चुंबकीय प्रभाव धरती में बन रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में मेटल, लोहा, सोना, ये सब क्या है,
धरती के कोर में जल रहा है, धरती के कोर में मौजूद है। तो ये जितना ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, जितना ज़्यादा आपस में मेल्ट हो रहा है और ज़्यादा जले जा रहा है, तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और वो एनर्जी कैसी है, वो इस तरीके से ऊपर की तरफ निकल रही है, नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ पोल से, और वो इस तरीके से एक रिंग शेप बना रही है साउथ में। अब आप बोलोगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या है ये? तो आपने अगर क्लास 10th में, 9th में अगर आपने पढ़ा हो, या आपका कोई भाई बहन हो, तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है चुंबकीय, एक तरीके से ऑरा बनाता है, चुंबक अपना एक ऑरा बनाती है, ठीक है ना। वो ऑरा ऐसा ही दिखता है, जहाँ पे ये मान लेते हैं मैग्नेट है, ठीक, और ये इसका साउथ पार्ट, ये इसका नॉर्थ पार्ट है। तो चुंबक से इस तरीके से वेव बन रही हैं जो नॉर्थ से साउथ की तरफ मिल रही होती हैं, इस तरीके से। और ये जितना बड़े करते जाएंगे उतनी ये दूर की तरफ फैलती जाएगी। ठीक ऐसा ही हमें अर्थ में देखने को मिलता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है। इसको डिवाइड करने वाली लाइन जो बीच की लाइन होती है, हम इसी को बोल देते हैं इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि भू मध्य रेखा। और इसी को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, विषुवत वृत्त। विषुवत रेखा, इसी को कभी कभी क्या बोल देते हैं, विषुवत रेखा। हिंदी में इसको भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा यानी कि इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर जो अर्थ को दो अलग अलग हिस्सों में बांट दे, इक्वली बांट दे। एक और चीज सुनो, हम बोलते हैं ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन, लेकिन धरती पर तो ये गोल है, तो ये लाइन कैसे कहलाएगी? आप इसके छोर को अगर ऐसे धरती पे ऐसे गोल है और इमेजिन करो उस छोर का एक पॉइंट तोड़ो और फिर सीधा करो, तो बन गई ना एक लाइन। तो एग्जैक्ट ये है लाइन ही, लेकिन क्योंकि ये धरती के चारों ओर लपटी हुई है तो और कोई शब्द रहेगा नहीं, तो लाइन ही है ये एग्जैक्टली, ठीक है। अर्थ पे एक लाइन ही है। और ये कैसी लाइन है? एक्चुअल में लाइन है? बिल्कुल नहीं, ये एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है जो हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाई है। कौन सी सहूलियत? हमें लोकेशन ट्रैक करनी होती है धरती पे कि अमेरिका का क्या कहते हैं, न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है, तो हमें उस लोकेशन को पहचानने के लिए इन लाइनों की ज़रूरत होती है। तो यही काल्पनिक लाइनें हमें लोकेशन, स्थान बताती हैं, और यही काल्पनिक लाइनें हमें समय के बारे में बताती है, टाइम के बारे में बताती है। आइए जानते हैं फिर ये टाइम कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले स्थान के लिए देखते हैं। आइए आप देखते हैं इक्वेटर से बनने वाली और कौन कौन सी लाइनें हैं। अर्थ जो कि एक जियोइड शेप है, अब इसको हम गोलाकार से ही समझेंगे। एक किसी भी गोल आकार वाली शेप का जो पूरा डायमीटर होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री का होता है। हम यहाँ पे डिग्री क्यों लाए हैं? इससे इसी कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। देखो, जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर ही क्यों होती है? क्योंकि अर्थ को हम 4 अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। ये पहला और ये दूसरा। अब देखो, इसका एक सेगमेंट यानी कि अर्थ को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसके 4 हिस्से हो सकते हैं, है ना, 1/4। तो अगर हम 360 का 1/4 करें तो वो क्या आएगा? वो 90 ही आएगा। तो ईच पार्ट 90 डिग्री का ही होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट क्या कहलाएगा? 90 डिग्री का। इसीलिए यहाँ पे ये जो
ये वाली लाइन जो है इसको 0 डिग्री बोला गया। इससे अगर ऊपर बढ़े, इससे अगर ऊपर बढ़े तो 90 डिग्री रेखाएं बनेंगी। ठीक है, ऐसे ही नीचे की तरफ जाएं तो नीचे की तरफ भी 90 डिग्री रेखाएं बनेंगी जो उसके पोल तक जाएंगी। पोल पे ये रेखा नहीं बनेगी क्योंकि जब बिल्कुल ही एंड पर चला जाएगा तो पोल पर तो एक बिंदु बन जाएगा, तो पॉइंट बन जाएगा। जैसे कि फिर इस पॉइंट को हम बोल देंगे साउथ पोल। ऐसे ही ऊपर जाकर यहाँ पे ये पॉइंट बन जाएगा, बिंदु बन जाएगा, इसलिए इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। तो कितनी रेखाएं हो गई और इन रेखाओं को क्या नाम दिया जाएगा? तो इन एक रेखाओं को, जो कि इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, अगर ये लेटी हुई रेखाएं हैं तो इसे लैटिट्यूड बोलेंगे। तो इन रेखाओं को हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश रेखाएं। तो लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं, ये नॉर्थ डायरेक्शन की लैटिट्यूड रेखाएं हैं और ये नीचे साउथ डायरेक्शन की लैटिट्यूड रेखाएं हैं। यहाँ पे 0 तो इक्वेटर है ही, इसको तो एक बार काउंट किया जाएगा, चाहे ऊपर की तरफ जाते हुए काउंट कर लो चाहे नीचे की तरफ जाते हुए काउंट कर लो, इसको 1 टाइम काउंट किया जाएगा। लेकिन हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। यहाँ से 0 से 90 की तरफ गए, इसको काउंट कर लिया, 0 से 90 गए, इसको काउंट कर लिया। तो देखो टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाती हैं। ये हो गई हमारे लिए 180, सिंपल काउंट किया तो ऊपर से और नीचे से 180 रेखाएं हो गई। यानी कि ये एक रेखा, फिर 2, फिर 3, 4, 5 ऐसे 90 यहाँ, फिर 1, 2, 3, 4, 5 90 यहाँ। ठीक है, लेकिन ध्यान दो इसमें से आपको 2 माइनस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि वो रेखा है ही नहीं, वो तो बिंदु है। बिल्कुल एंड पे जाकर वो रेखा कहाँ रह गया? फिर तो वो बिंदु बन गया और उस रेखा में काउंट ही नहीं कर सकते, तो ये बिंदु हो गए, ये हो गए बिंदु। तो बिंदु 1 और 2, तो 2 यहाँ पे माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया 178। अब इसमें से फिर से समझते हैं इसको। ये जो इक्वेटर है 0, ये तो 0 डिग्री पर है ही। इससे आगे 1 से 90 तक काउंट करते हैं तो इसमें तो ये एक बिंदु है, तो बिंदु को काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही 1 से 90 जाएंगे तो ये तो बिंदु है, इसे भी काउंट नहीं करेंगे। तो 2 बिंदुओं को यहाँ पे हम हटा देते हैं। ये पॉइंट्स हैं, लाइन नहीं है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नहीं है, तो हटा देंगे। तो बचेगा हमारे पास 178। और उसमें एक लाइन जो हम काउंट नहीं किए 0 डिग्री वाली, उसको भी यदि हम ऐड कर दें तो हो जाती है 179। तो टोटल हमारे पास अक्षांश रेखाएं हो जाती है 179। तो कोई ये नहीं बोलेगा कि 180 होती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 बिंदु होते हैं, बिंदु को लाइन में तो काउंट करते ही नहीं। विषुवत और अक्षांश रेखाओं से जुड़ी कुछ बातें पढ़ लेते हैं। जैसे अक्षांश यानी समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अंश यानी डिग्री में। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, क्योंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 होती है, 1/4 होती है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का अंश 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश का दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा और विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाएगा। समान अंतर पर है, यानी कि 1-1 डिग्री के अंतराल पर है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण में व्यक्त किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म उ और द। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र चंद्रपुर एवं ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्टो, दोनों एक ही अक्षांश 20 अक्ष पर अंश पर हैं। अब यहाँ से ये हमें लोकेशन बताने में मदद करता है। जैसे ये अर्थ और ये बीचों बीच इक्वेटर लाइन, और इक्वेटर लाइन से ठीक नीचे अमेरिका के पास या ब्राजील में हमें क्षेत्र मिलता है बेलो हॉरिजॉन्टो, और वहीं हमें महाराष्ट्र का चंद्रपुर
जो कि इंडिया में, ये इंडिया और ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर हमें मिलता है। तो दोनों के दोनों 20 डिग्री पर आते हैं, ये भी और ये वाला क्षेत्र भी, दोनों 20 डिग्री पर आते हैं। अब यदि ये लाइनें ना होती तो हमारे लिए ये अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल होता कि दोनों 20 पर हैं, तो ये क्या दोनों सेम है? तो बिल्कुल दोनों सेम नहीं है। ये 20 डिग्री साउथ है तो ये 20 डिग्री नॉर्थ है। और क्योंकि अब हम आगे वाली देशांतर रेखाओं की बात करेंगे जो कि इस तरह होंगी, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल होंगी, जो कि नॉर्थ टू साउथ है, और जो हमें दो दिशाएं और देंगी, ईस्ट और वेस्ट। तो इससे हम यहाँ निकालेंगे 20 डिग्री नॉर्थ एंड उसके बाद ईस्ट भी काउंट करेंगे, ईस्ट जो जितना भी डिग्री होगा वो, और वही पे यहाँ पे अगर 20 डिग्री साउथ है तो इसे वेस्ट काउंट करेंगे जितना भी डिग्री होगा वो। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अब हम यहाँ पे देशांतर रेखाओं को पढ़ लें, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल लाइन को पढ़ लें। लैटिट्यूड लाइंस तो हो गई और ये कितनी है संख्या में, ये भी हो गई। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन यानी कि देशांतर रेखाओं पे। जिस तरीके से ये लैटिट्यूडनल लाइनें डिसाइड करती हैं लोकेशन, उसी प्रकार से देशांतर लाइनें यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइनें डिसाइड करती हैं टाइम, यानी कि हमारे लिए बनाती हैं ये टाइम जोन। अलग अलग देश के अपने अलग अलग टाइम जोन होते हैं। अब इन लाइनों को नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में बनाया जाता है, नॉर्थ से साउथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धरती का चुंबकीय प्रभाव उत्तर से दक्षिण की तरफ है, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है, इसलिए इन रेखाओं को ऊपर से नीचे की तरफ इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ से दो दिशाएं बन जाती है, एक वाला ये वाला पार्ट, एक ये वाला हेमिस्फीयर बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ईस्ट पार्ट और इसको बोल देते हैं वेस्ट पार्ट। तो दो अलग अलग दिशाएं हो गई और ये हमें टाइम, समय के बारे में बताएंगे। यहाँ पे 0 डिग्री हर एक समय 4 मिनट का अंतराल में होगा, यानी 0 से 1 डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगेगा। वही 4 मिनट धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर कोई देश 20 डिग्री ईस्ट में है और कोई 20 डिग्री वेस्ट में है, तो इन दोनों के लिए जो समय का अंतराल होगा वो 4 मिनट गुणा 20 डिग्री होगा। अब ये 4 मिनट का अंतराल कम या ज़्यादा कैसे होगा? यदि यह इस ईस्ट दिशा में बढ़ता है, ईस्ट की डायरेक्शन में बढ़ता है, तो ये 4 मिनट पॉजिटिव होंगे, और यदि ये वेस्ट की दिशा में बढ़ता है तो ये 4 मिनट नेगेटिव होंगे। अगर ये 0 से वेस्ट की तरफ बढ़ता है तो ये 4 मिनट नेगेटिव होंगे, और अगर ये आगे की तरफ बढ़ता है तो 4 मिनट पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए हमारा भारत, यदि इस वक्त इस भारत में रात होगी तो वहीं अमेरिका में ठीक इसी वक्त सवेरा हो रहा होगा, यानी वह समय से पहले चलेगा, यानी समय से टाइम से पहले वो होगा, क्योंकि हमारा भारत ईस्ट फेज में आएगा और अमेरिका वेस्ट फेज में। तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल लाइनें जो कि कर्व्ड शेप बनाती हैं अर्थ पे, वो टाइम जोन के बारे में बताएंगी। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिस प्रकार से समय बताती हैं और लैटिट्यूड लाइन जिस प्रकार से वो लोकेशन बताती हैं, उस प्रकार से वह हीट जोन भी क्रिएट करती है। हीट जोन जिसे हम पृथ्वी का ताप कटिबंध भी बोलते हैं। अब ये हीट जोन विद रिस्पेक्ट ऑफ सन, सूरज की रोशनी के अनुसार ये हीट जोन बदलते रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है वो है इक्वेटर, ये एकदम पैरेलल पड़ती है, 0 डिग्री अक्षांश पे पड़ती है, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। सूरज की रोशनी जहाँ पैरेलल पड़ती है, सीधी पड़ती है, वह सबसे ज़्यादा गर्म क्षेत्र होता है। ऐसे क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोलते हैं, यानी इस क्षेत्र को हम बोलेंगे टॉरिड जोन। ये वो क्षेत्र है
जहां पर सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है, टॉरेड जोन। और ये कितनी दूर तक होता है, तो 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ, ये टॉरेड जोन है। फिर उसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि ठीक 23.5 डिग्री पर हमें दिखाई देती है, और ये नॉर्थ टेम्परेट जोन कहलाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस रेखा का नाम हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उस उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध या कि नॉर्थ टेम्परेट जोन, इसमें क्या होता है कि सूरज की किरणें थोड़ी सी तिरछी पड़ती हैं, टिल्ड होकर इस पे आती हैं। तो जब थोड़ी तिरछी पड़ती हैं तो टेम्परेचर भी थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तो ये ना ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा क्षेत्र होता है, इसलिए हम इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध यानी कि नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलते हैं। नॉर्थ टेम्परेट जोन, और इसे बोलेंगे साउथ टेम्परेट जोन। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध यानी कि साउथ टेम्परेट जोन। इसके बीच जो लाइन बनती है, ये वाली 23.5 डिग्री अक्षांश पर, वो बनती है ऊपर नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे बनती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में यदि बोलें तो कर्क रेखा ऊपर और मकर रेखा नीचे। और फिर थोड़ा और ऊपर जाएं तो बनेगा 66.5 डिग्री पर नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे हमें उत्तरी शीत कटिबंध मिलता है और दक्षिणी शीत कटिबंध मिलता है, यानी फ्रिड जोन के नाम से इसे जाना जाता है, जमा हुआ क्षेत्र। तो उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे फ्रिड जोन, साउथ पोल का फ्रिड जोन 66.5 डिग्री पर। एक बार फिर से समाप्त करते हैं इसको कि जो लैटिट्यूडनल लाइन है उनमें भी स्पेशली ऊपर और नीचे दोनों के लिए अप्लाई होगा। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ पे दो ऐसी लाइनें हैं जो टेम्परेट जोन बनाती हैं। इक्वेटर तो है ही, वो हाईएस्ट टेम्परेट जोन होता है जहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा लाइन पड़ती है सूरज की और वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं 23.5 डिग्री पर हमें ऊपर मिलती है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलती है, जो थोड़ा कम गर्म और कम ठंडा क्षेत्र होता है, जिसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उसके बाद के फिर 66.5 डिग्री पर यदि पहुंच जाएं तो वहां पे हमें उत्तरी शीत कटिबंध यानी कि नॉर्थ फ्रिड्स जोन मिलेगा, और जो ये बताता है कि यहाँ पे सब चीज़ अब बर्फ बन चुकी है, क्योंकि सूरज की रोशनी अब यहाँ से बाउंस बैक कर जाती है, यहाँ से टकराती है और ये स्पेस में चली जाती है। तो यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि अर्थ का जो एक्सेस है वो इस तरह से टिल्ड है। तो 6 महीने तक तो यहाँ दिन और रात रहेगी, और यहाँ पे भी 6 महीने दिन और रात का कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ा टिल्ड होने की वजह से एक क्षेत्र तो एक जोन तो सूरज की तरफ 6 महीने तक आ ही नहीं पाता, और 6 महीने तक सूरज के ही निगरानी में रहता है। तो इस वजह से वह फ्रिज जोन यानी कि जमा हुआ क्षेत्र बन जाता है, और यहीं नीचे हमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी मिलती है 23.5 डिग्री पे। तो ये हमारे लिए बनाते हैं एक तरीके से सर्दी गर्मी, यानी मौसम वातावरण मौसम जो बन रहा है वो इन क्या कहते हैं हीट जोन की वजह से बन रहा है, ताप कटिबंध क्षेत्रों की वजह से बन रहा है। तो आज के मैंने कोशिश करी है कि हर एक चीज़ अर्थ के शेप, अर्थ की जो काल्पनिक रेखाएं हैं इनके बारे में बताऊं। कल ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चैप्टर तो अभी शुरू ही हुआ है। कल इसमें इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की थी। आज जैसा मैंने कहा था कि इस अध्याय के हर एक पहलू पर चर्चा करूंगा, शुरू से लेकर इसका बेस बनाने का कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा।
अब जो कि इसका बेस कुछ हद तक या काफ़ी हद तक बन चुका है, तो अब हम कल के अध्याय में महत्वपूर्ण अक्षांश, समानांतर रेखाओं यानी सभी पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ते भी जाएंगे और उनके बारे में सीखते भी जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।